गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम चर्चा करेंगे मानवाधिकार और पुलिस। ये एक ऐसा जिस पर जन सामान्य प्राय चर्चा करने से वंचित रहता है, या उस पर यूं कहे कि जनप्रतिनिधि और सामान्य जनता दोनों ही इस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने से घबराते हैं, क्योंकि उनको ये भय रहता है कि वह किसी विधि सम्मत कानून के अनुसार किसी प्रकार की विपदा में ना पड़े। परिणाम स्वरूप वे अपनी बात नहीं रख सकते और पुलिस से संबंधित शिकायतें अक्सर चर्चा में नहीं आती है। कभी कभार मीडिया के द्वारा उनको रेखांकित किया जाता है, लेकिन जो पुलिस का व्यवहार है उसमें शालीनता होनी चाहिए, वह जनता के अनुकूल होना चाहिए। इस संबंध में कुछ घटनाएं हैं जिनको देखने से पता चलता है कि सुधार नितांत आवश्यक है और व्यक्तियों के लिए पुलिस जो है वो सहयोग के लिए बनी है। तो इस सहयोग के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुलिस और उसकी कार्यशैली में जनता के अनुकूल व्यवहारिक परिवर्तन भी आवश्यक है। तो मानवाधिकार बने रहे, उनके लिए पुलिस का सहयोग भी आवश्यक है। दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, एक तो पुलिस का सकारात्मक पक्ष और दूसरा पुलिस का नकारात्मक पक्ष। यहाँ मेरा विशेष जोर सकारात्मक पक्ष में रहेगा कि हम अधिक से अधिक जो पुलिस व्यवस्था है उसके सहयोग के माध्यम से जनता को अधिक से अधिक, आम भारतीय नागरिकों को अधिक से अधिक मानवाधिकार दिलवा सकें, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन सहज हो। जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रमंडल मानवाधिकार की बात करें या विभिन्न घटनाओं की बात करें, तो पुलिस की हिरासत में मौत क्यों होती है, उसका जिम्मेदार कौन है, उस पर कितना मुआवजा मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों को इसमें देखा जाता है। तो एक घटना हुई तमिलनाडु में जिसमें तूतीकोरन जिले में खास करके पिता और पुत्र की पुलिस हिरासत में हत्या हुई। तो अब हत्या होने के कारण क्या है, उनके राज्य का दायित्व क्या है, उनके परिवार को अधिकार कैसे मिले, कौन दोषी था, ये सब चीज़ें ठंडे बस्ते में नहीं जानी चाहिए प्राय, लेकिन ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान निश्चित अवधि से अधिक समय तक दुकानें खोलने पर बहुत सारे लोगों को कानूनी पहलुओं का सामना करना पड़ा, पुलिस का डंडा का सहन करना पड़ा, तो कुछ उसमें मजबूरी भी होती है। तो जैसे मान लो कि किसी का कोई एकदम से सामान खराब हो रहा है, वो व्यापार नहीं कर रहा है लेकिन अपनी दुकान से कुछ सामान निकाल रहा है, तो निश्चित रूप से उसको व्यवहारिक पक्ष में देखना चाहिए, उसको अव्यावहारिक तरीके से नहीं अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, और लेकिन हालांकि 1997 में कन्वेंशन हुई, लेकिन हमने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो पुलिस में सुधार की आवश्यकता है। भारत के अधिकांश राज्यों में पुलिस संबंधी कानून जो 1861 के हैं, उन्हें अपने आप में अब जो है पूरा किया जाना चाहिए, उनमें सुधार किया जाना चाहिए, और उनकी जो गुणवत्ता है उनमें भी सुधार होना चाहिए, उनकी क्षमताओं में सुधार होना चाहिए। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जनसंख्या के अनुपात में पुलिस की संख्या में कमी है। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक पक्ष ये है कि वो उन पर इतना अधिक दबाव रहता है, पुलिस मेन तनाव में रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि प्रभावी पुलिस तंत्र के लिए जवाबदेह पुलिस तंत्र के लिए उनको अनुकूल भत्ते मिलने चाहिए, उच्च कोटि का उनको विश्राम मिलना चाहिए, जबकि पुलिस के लोग हैं वो 24-24 घंटे कार्य करते हैं। तो विभिन्न आयोगों की सिफारिशें प्रत्येक राज्य में लागू होनी चाहिए। पुलिस का भी सुरक्षा होना चाहिए। प्राय अपराधियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई जाती है और उनकी हत्या की जाती है, उनके परिवारों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो लोग भी सुरक्षित रहें और पुलिस भी सुरक्षित रहें। तो संसाधन की कमी है, पुलिस बल की कमी है, जनता में भी जागरूकता की कमी है, ये सभी चीज़ें दूर होनी चाहिए। और ख़ास करके
विशेषज्ञों के द्वारा उनको मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनके क्षमताओं में कमी नहीं है, लेकिन उनके क्षमताओं का समुचित दोहन के लिए उनको उचित जो है वो मानदेय भी मिलना चाहिए। भारत में पुलिसमैन के जो लोग हैं, उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, तो उस पे भी विचार किया जाना चाहिए। और उसके जो दायित्व है वो सर्वविदित है, इतने अधिक व्यापक है कि उनकी कार्य क्षमता नहीं बल्कि कार्य क्षेत्र पर हमें प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। अधिक संख्या में पुलिस भर्ती की जानी चाहिए, तभी इसका जो चेहरा है, मानवीय चेहरा हमारे सामने आएगा। थैंक्स।